हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 को एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। समकालीन विश्व की राजनीति के बारे में आज जानेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 1 शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व की राजनीति क्या है? तो समकालीन विश्व जो है, समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। तो प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई से 11 नवंबर तक, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। लगभग 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध ने। और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध से विश्व की जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह शांति की मांग कर रही थी, और सभी राष्ट्रों ने विश्व शांति की आवश्यकता महसूस कर रही थी। और उन लोगों ने युद्ध की रोकथाम के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। 10 जनवरी 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ नामक संस्था को निर्माण किया गया था इस युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन सम्राटों के साम्राज्य और पिपासा को शांत नहीं किया जा सका, और उनके अंदर स्वार्थ की जो भावना थी, तो स्वार्थ की भावना का समावेश हो चुका था। और प्रथम विश्व युद्ध के चिन्ह अब भी हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर धरती पर जो बम गिराए गए थे, अभी भी विद्यमान था। लेकिन फिर भी पारस्परिक स्वार्थों के कारण 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध की भीषण ज्वाला में जनता को पुनः झुलसना पड़ा। तो समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, इन्होंने जो मित्र राष्ट्र से विजय प्राप्त किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तथा जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया है, इनकी हार हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 तक की यह जो तनावपूर्ण स्थिति रही, तो तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियां जो उस समय की जो 1945-1990 तक का तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी, उसकी स्थिति जो थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही। तो इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसी को शीत युद्ध कहा गया है। तो किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। किसी भी शक्ति में, किसी प्रकार की जो शक्ति है, उसमें बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण कर देना, तो इसी को गुट निरपेक्षता कहा जाता है। तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग नहीं लेना, तो इसको तटस्थता की नीति कही जाती है। ये तटस्थता नीति कहलाती है, यानी किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना, इसको तटस्थता कहा जाता है। और किसी भी शक्ति में जो गुट है, उसमें बिना शामिल हुए अपने नीतियों को जो अनुसरण कर देता है, तो उसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। तो जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का महत्वपूर्ण नोट्स है शीत युद्ध का दौर जो चला है उस चैप्टर का। तो इस नोट्स से बहुत ही फायदा मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें संपूर्ण विश्व को दहला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी, जिसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, भारत और पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे इस युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने आए, 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आया, अमेरिका और सोवियत संघ, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को, जो नए स्वतंत्र देश हुए, अपने खेमे में लेने की कोशिश की, दोनों महाशक्तियां।
तो शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां थी, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का प्रयोग किया गया था इस शीत युद्ध में। तो शीत युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधारा, जैसे अमेरिकी गुट तथा सोवियत संघ का गुट पूंजीवादी तथा साम्यवादी में विभाजित हो गए थे। अमेरिकी और सोवियत संघ, पूंजीवादी एक गुट पूंजीवादी था और दूसरी साम्यवादी गुट में, यानी दो भागों में विभाजित था। तो शीत युद्ध काल में नाटो, सीएटो तथा वर्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। विकासशील एवं नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए, तो विकासशील जो राष्ट्र थे और नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, तो उन दोनों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि ये लोग अलग रह करके शीत युद्ध से अलग रहना चाहते थे और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना हो गया, मिस्र के साथ मिलकर की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत घाना और मिस्र देश के साथ मिलकर के। तो विकासशील देशों ने विकासशील देशों के विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। विकासशील देशों के द्वारा 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में सामने आए थे। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को कूटनिरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत भी विकासशील देशों के साथ गुट निरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। शीत युद्ध के दौरान भी परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जो दोनों शक्तियां थी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ, तो दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन जो था वो युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोक दिया। ये दोनों शक्ति शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि, ये सब जो है शीत युद्ध की कुछ घटनाएं थी जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़ा किया था। एक और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध के भी कगार पर ला करके खड़ा किया था शीत युद्ध की कुछ घटनाएं। तो शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियां व समझौते किए गए। कई तरह के समझौते किए गए शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न से। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। जो दोनों गुट उभर कर के सामने आया, दोनों गुट शीत युद्ध के दौरान जो दो गुट था वो एक दूसरे के विरोधी थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना इनका इतना आसान नहीं था। अब है सैन्य संधि संगठन। तो दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। दोनों महाशक्ति था अपने अपने सैन्य शक्ति में वृद्धि करने के प्रयास कर रहे थे। अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो
अमेरिकन नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन अमेरिकी नेतृत्व साम्यवाद रोकना। 1955 वारसा संधि सोवियत संघ नेतृत्व। तो ये जो था सैन्य शक्ति संगठन था, जो दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति को वृद्धि कर रहे थे। तो वृद्धि करने के लिए सैन्य संगठन बना रहे थे दोनों महाशक्ति। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते ही महाशक्तियां छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। छोटे छोटे जो देश थे वो भी महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। दोनों महाशक्तियों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही और रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस स्थिति को ही जो दोनों महाशक्तियों के बीच बना रहा उसे ही शीत युद्ध कहा गया। तो महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों से क्या लाभ हुआ? तो महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों से लाभ हुआ कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त कर रहे थे, सैन्य ठिकाने स्थापित करना था इनको, आर्थिक सहायता प्राप्त करना था। छोटे देशों से आर्थिक सहायता इन्होंने प्राप्त किया। भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, तो भू क्षेत्र भी इनसे छोटे छोटे देशों से इन्हें प्राप्त हो रहा था। तो महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ हुआ? छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुआ, उन्हें सैन्य ठिकाने स्थापित करना हुआ, उनसे लाभ, आर्थिक सहायता प्राप्त की उन्होंने, और भू क्षेत्र जहां उन्हें जो दोनों शक्तियां थी अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, तो इस तरह का भू क्षेत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ इन छोटे छोटे देशों से। अब है शीत युद्ध के दायरे, विवाद क्षेत्र। तो शीत युद्ध के क्या दायरे थे, क्या विवाद था? तो 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी हुई। 1950 में कोरिया संकट, 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। शीत युद्ध का जो विवाद क्षेत्र था उसमें बर्लिन की नाकेबंदी, ये भी विवाद क्षेत्र था, विवाद था 1948 ईस्वी में जो हुआ था। 1950 में कोरिया संकट भी विवाद क्षेत्र में था, शीत युद्ध के दायरे में था। 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप भी युद्ध के दायरे में था, शीत युद्ध के दायरे में। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट भी युद्ध के दायरे में था। 1971 में भारत पाक में जो युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, यह भी शीत युद्ध के दायरे में था। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप जो हुआ था वह भी शीत युद्ध के दायरे में था। अब है नेक्स्ट पॉइंट है दो ध्रुवीयता को चुनौती। तो गुट निरपेक्षता, भारत में जवाहरलाल नेहरू, मिस्र में अब्दुल कलाम नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के बामे एनक्रुमा ने 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की, यानी गुट निरपेक्षता। जुलाई 1909 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ। ये जो गुट निरपेक्ष देश थे, 25 सदस्य जो उस समय थे, इसमें सभी सदस्य संख्या 118 तथा 15 देश पर्यवेक्षक थे। 15 देश उस समय पर्यवेक्षक थे। पर्यवेक्षक मीन्स होता है काम का जो देखभाल करने वाला अधिकारी होता है, तो उस तरह का अधिकारी थे जो इसके अंतर्गत जितने भी काम होता था उसको देखभाल किया करते थे। तो 118 तथा 15 देश के पर्यवेक्षक थे, यानी अधिकारी थे। पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 थी। जो संगठन थी, पर्यवेक्षक संगठन जो थी उसकी संख्या 9 थी, और पर्यवेक्षक थे 118 तथा 115 देश के पर्यवेक्षक थे। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन
में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। यानी जो महाशक्तियाँ थी, जो अमीर देश थे, जो विकसित देश थे, तो उन देशों से जो गरीब देश है उसको आर्थिक शोषण ना हो, इसको आर्थिक शोषण जो हो रहा था उसको समाप्त हो सके, इसके लिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर ध्यान दिया और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थीं इसके द्वारा गरीब देशों को आर्थिक शोषण को समाप्त किया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और शीत युद्ध को देखिए कि भारत और शीत युद्ध में क्या हुआ था। तो भारत ने नव स्वतंत्र देशों की अगुवाई की, जो नए नए स्वतंत्र देश हो रहे थे उसकी अगुवाई भारत ने की। और भारत ने यूएसए तथा यूएसएसआर से, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया, तो ये जो दोनों देश थे इनमें से अच्छे संबंध रखने के लिए कोशिश राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की थी। 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागारिता द्वीप में सितंबर 1916 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 ईस्वी में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो थी 1972 ईस्वी में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देश जो थे, जो अमीर देश थे, वे जो नव स्वतंत्र देश, जो गरीब जो देश थे उसको शोषण ना कर सके। टुवार्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब है शस्त्र नियंत्रण संधि। शस्त्र को नियंत्रण के लिए किन किन संधियां कब कब की गई, क्या क्या संधियां की गई। तो LTBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 5/10/1973 ईस्वी में जल, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया इसके द्वारा। 1963 ईस्वी में NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1/7/1968 में, इसमें जनवरी 1967 ईस्वी में पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। सॉल्ट जो था SALT स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 1 मई यानी 1 मई 1972 ईस्वी और सॉल्ट 2 जून 1972 में घातक प्रतिरक्षा हथियार परिसीमन को लाया गया शस्त्र नियंत्रण इस संधि द्वारा। और START मतलब स्ट्रेटेजी आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1 जुलाई 1991 एंड स्टार 2 जनवरी 1993 सामरिक परिसीमन न्यूकरण संधि की गई। अब है नए स्वतंत्र देश। राष्ट्रीय तीसरी दुनिया ने गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया। क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे।
नव स्वाधीन राष्ट्र जो नए स्वाधीन राष्ट्र थे, तो नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी और इस कार्य को युद्ध व तनाव से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। और नेक्स्ट है कि शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, इसलिए तटस्थ रहे। तो नए स्वतंत्र जो देश थे, तीसरी दुनिया जो थी ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, यही कारण था। अब नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध का घटनाक्रम। कब शीत युद्ध का जो घटनाक्रम था वह दिया गया है। तो 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया। 1947 से 1952 मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 से 1949 के बीच सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 1953 के बीच कोरियाई युद्ध हुआ। 1954 में वियतनामियों के हाथे दायन बियोन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा पर हस्ताक्षर, 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और CAT का गठन। 1954 से 1975 के बीच वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसका नाम सेंटो रख दिया गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया गया। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स आक्रमण। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई, बर्लिन की दीवार। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट आया। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ और 1978 में से 1989 के बीच कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की गई और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विघटन यानी शीत युद्ध की समाप्ति। यानी शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हो जाती है और शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 और 1990 तक इसका चला था। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर शीत युद्ध का दौर से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड